सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आप लोगों के आने वाले सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, फिर चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जैसा कि अभी आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है जिसमें 50 नंबर का करंट अफेयर्स के सेक्शन में से आएगा, तो जिसके लिए आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं और डे बाय डे आप लोग पढ़ते जाइए, अपनी नॉलेज इंप्रूव करते जाइए और आप लोगों को करंट अफेयर्स में एग्जाम में देखने को मिलेंगे जहां पर आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात करें अगर आज की डेट की, तो आज है 12 अगस्त। और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप लोग बड़ी आसानी से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहां पर मैं आप लोगों के लिए क्विज भी अपलोड करता हूं डेली, तो आप लोग वो भी दिया करो जिससे कि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। और रिवीजन और ज्यादा करना है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर भी मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी क्विजेस अपलोड करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और आज की सबसे बड़ी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। वो है कि कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है रूस, यानी कि रशिया। तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने घोषणा की है कि रशिया ने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है कोविड-19 का वैक्सीन, जिसका नाम क्या रखा गया है? स्पुतनिक 5। ये नाम याद रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। नाम है, एक सेकंड, स्पुतनिक 5। ठीक है, तो ये नाम आप लोग बहुत ज्यादा आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। और इसे सफलता, उसका जो इस्तेमाल है, इस्तेमाल के लिए इसे सफलतापूर्वक रजिस्टर कर दिया गया है। रूस के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है मॉस्को में, वहां के जो गोमिया इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा ये विकसित किया गया है, जो दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन है। और इस वैक्सीन को सारे के सारे टेस्ट किए गए, मतलब सारे के सारे जो परीक्षण और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मानदंड होते हैं ना, उन सब पर ये वैक्सीन बहुत ज्यादा खरी उतरी है और हर एक पहलू पर बिल्कुल ही सही उतरी है। मतलब बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी चीज रही हैं। और इससे जो रोगी हैं, जो कोरोना वायरस से ग्रस्त थे, उन लोगों की जान भी बच गई और उन लोगों की इम्यूनिटी को भी बनाए रखने में मदद करती है ये। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसके बारे में सवाल भी उठा रहे हैं, इस पर बात भी कर रहे हैं और अभी इसके रिसर्च पेपर्स वगैरह पर भी बात की जा रही है और देशों के द्वारा। लेकिन रशिया में ये इस्तेमाल के लिए अलाउ कर दी गई है और वहां पर इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। और साथ ही साथ इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी देखे जा रहे हैं, वहां पर लोग बहुत जल्दी से ठीक भी हो रहे हैं। तो यानी कि बहुत अच्छी एक गुड न्यूज है, इतने टाइम बाद आखिरकार कोविड-19 की एक वैक्सीन आ ही गई है, जिससे कि कोविड-19 की रोकथाम बहुत तेजी से हो जाएगी। अब बात करें, अगर देखो बहुत सारे देश अभी भी इस खतरे से उबर नहीं पाए हैं, लेकिन उन्हें अभी रशिया पर इस चीज के लिए भरोसा नहीं हो रहा है। वो धीरे धीरे करके जब इसके रिजल्ट रशिया में देखेंगे, जब रशिया में इसका काउंटडाउन नीचे जाएगा, तब शायद उन लोगों को विश्वास हो जाए और फिर शायद उसके लिए डील हो जाए। लेकिन भारत इससे जल्द ही लेने की कोशिश करेगा और भारत में जो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो भी 22 लाख से भी ऊपर हो चुके हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। और भारत और रशिया के बीच में काफी अच्छे संबंध भी हैं, तो उम्मीद है कि भारत में भी ये वैक्सीन जल्द ही देखने को मिल जाएगी और भारत में जो डेली के 50 से 60 हजार केस देखने को मिल रहे हैं, वो भी अब नीचे आ जाएंगे। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि अभी जो सबसे पहली जो वैक्सीन रजिस्टर की गई है, वो किस देश के द्वारा की गई है? तो वो रूस के द्वारा, यानी कि रशिया के द्वारा रजिस्टर की गई है। ठीक है, बाकी देखो अगर हम बात करें कि रशिया के बारे में, तो देखो मैप में ये है रशिया। ठीक है, ये आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन के पास में है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, देखो कजाकिस्तान है पास में इसके, चाइना के पास में, यानी कि ऊपर की तरफ पड़ता है। भारत भी इसके नीचे की तरफ पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैप में भी आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा देश किस तरफ पड़ता है। बाकी देखो बात करें अगर रशिया के बारे में, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबेल इक्वल्स। ठीक है, तो ये इसकी करेंसी है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है व्लादिमीर पुतिन, ये रहे। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में 70th ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये मैक्स वेस्टपन इन्होंने जीता है। ठीक है, एक तो नाम बड़े अजीब से होते हैं इन लोगों के। ठीक है, तो इन्होंने ये जीता है। ठीक है, अब बाकी बात करें, देखो ये तो नंबर 1 पर हैं। ये किसके ड्राइवर हैं? देखो होता क्या है, देखो जितनी भी ये ग्रैंड प्रिक्स होती है ना, उसमें कंपनीज होती हैं, वो अपने अपने ड्राइवर्स को रखती हैं। जैसे रेडबुल है, मर्सिडीज है, BMW है, और भी कई सारी कंपनीज होती हैं, तो उन सब के ड्राइवर्स होते हैं, उनके नाम से ही इनको जाना जाता है। अभी ये जो
जिन्होंने ये जीती है वो रेडबुल के ड्राइवर हैं, ठीक है। बाकी देखो नंबर 2 पर कौन आया है, नंबर 2 पर आए हैं लुइस हैमिल्टन, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, मतलब मर्सिडीज के रेसर हैं, मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें नंबर 3 पर कौन आया है, तो ये वल्टेरी बोटेंस, ये नंबर 3 पर आए हैं, और ये कौन है, ये भी मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो ये हैं जिन्होंने जीता है, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। रेडबुल आप लोगों ने देखा होगा ना, गिव्स योर विंग्स, वही वाली रेडबुल जो आती है, मतलब एनर्जी ड्रिंक जो है उसी के ड्राइवर है। और 2000 मतलब 12 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि रेडबुल की जो मतलब फ्रेंचाइजी है उसके लिए किसी रेसर ने ये खिताब जीता है। तो 70वां ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, ठीक है। तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है कि हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है KN अनंथा पद्मनाभन, ठीक है ना। तो ये है KN अनंथा पद्मनाभन, ठीक है। ये केरल के हैं और ये केरल के लिए कई सारे फर्स्ट क्लास मैचेस में बात करूं, अगर देखो 105 से भी ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, 54 लिस्ट ए के मैचेस खेल चुके हैं, तो और लगभग 344 विकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और लगभग 87 विकेट ये लिस्ट क्रिकेट में ले चुके हैं। और अब इन्हें आईसीसी के एलीट पैनल में चुना गया। अब देखो आईसीसी के एलीट पैनल में होता क्या, देखो अभी तक ये क्या करते थे कि जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उसमें ये अंपायरिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी आईसीसी के जो एलीट पैनल में शामिल होने के बाद ये आईसीसी के जो मैच होते हैं उनमें भी अंपायरिंग करेंगे, जैसे कि जूनियर विश्व कप हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, आईसीसी इवेंट्स हुए, T20 चैंपियनशिप्स हुई, उनमें भी ये कर सकते हैं एम्पायरिंग। साथ साथ देखो अभी मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले ही पढ़ाया था कि नितिन मैमन को भी इसमें शामिल किया गया है आईसीसी के एलीट पैनल में। और अब ये कई सारे जो भारत के एम्पायर्स हैं, जैसे मैं बात करूं कि एस रवि, ये भी भारत के एम्पायर हैं, अनिल चौधरी, शी शमशुद्दीन, वीरेंद्र शर्मा, ठीक है। और ये सारे के सारे जो हैं वो भारतीय एम्पायर्स हैं जो आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल हो चुके हैं, एम्पायर्स के, ओके, एम्पायर्स के पैनल में। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि आईसीसी के एलीट पैनल में अभी शामिल किसको किया गया है, तो ये है KN अनंथा पद्मनाभन। बाकी देखो आईसीसी की बात हुई है तो आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। आईसीसी के देखो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। और इसके जो CEO हैं वो कौन है, वो है मनु साहनी। और प्रेसिडेंट कौन है, तो देखो प्रेसिडेंट इस समय उस इमरान ख्वाजा हैं जो कि इस समय मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि कार्यकारी जो इस समय एक तरीके से प्रेसिडेंट है, क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अभी यहाँ पर इलेक्शन हुए नहीं है, तो इसलिए ये जो वाइस प्रेसिडेंट थे वही इस समय प्रेसिडेंट के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखनी, इमरान ख्वाजा जो है जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है किस सरकार ने, मतलब किस राज्य की सरकार ने US आधारित IT फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक MOU साइन किया है US की जो बोस्टन ग्रुप है वो उसके साथ, कि वो इंडिया में विशाखापट्टनम में, यानी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक IT कंपनी लगाएगी, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक कंपनी लगाएगी, जिससे काफ़ी सारी मतलब जॉब्स भी क्रिएट होंगी और साथ ही साथ भारत में डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। और ये जो मतलब कंपनी होगी वो कई सारे डिपार्टमेंट्स में काम करेगी, जैसे मैं बात करूँ R&D, ठीक है, ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म, और एक तरीके से मैं कह सकता हूँ देखो AI, मॉडर्न AI, यानी कि जो एडवांस्ड AI बात कर सकते हो, आप कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर काम करेगी, और साथ साथ मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सब डिपार्टमेंट्स में काम करेगी, जिससे कि काफ़ी सारे जॉब्स भी क्रिएट होंगी भारत में, और भारत में जो डेवलपमेंट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जैसे देखो अभी ना हाल ही में आप लोगों को अगर पता हो तो जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे मैं बात करूँ एप्पल हुआ, एप्पल की इस समय दुनिया की सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी बन चुकी है, और इवन आप लोगों को उस समय पहले ही पढ़ाया था, ठीक है। अब एप्पल भी कई सारी जो कंपनीज हैं अपनी, मतलब जो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जो कंपनीज हैं वो भारत में लगाने की बात कर रहा है, और चाइना से वो शिफ्ट कर रहे हैं। चाइना की भी अगर बात ना करें तो वो भारत से व्यापार करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है, और भारत में वो कई सारी कंपनीज अपनी एस्टेब्लिश करने वाले हैं, यानी कि आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बहुत सारी मतलब कंपनीज जो हैं विदेश की वो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली हैं और अपनी कंपनीज खोलने वाली हैं, जिससे कि भारत में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और डेवलपमेंट में भी काफ़ी आगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो ये हैं आंध्र प्रदेश के CM,
ठीक है, वीएस जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने ये डील साइन की है। बाकी देखो अगर बात हुई है तो देखो बोस्टन ग्रुप के सीईओ के बारे में भी बता देता हूँ आप लोगों को, चेयरमैन के, वो है साबू कोटा। बाकी देखो आंध्र प्रदेश के बारे में बात हुई तो देखो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। सीएम मैंने आप लोगों को बता दिया, ये है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर जो है वो है बिस्वा भूषण हरिचंद्रन। और यहाँ की कैपिटल क्या है, चलो आप लोगों के लिए एक सवाल दिया, आंध्र प्रदेश की आप लोगों को कैपिटल कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है। आप लोगों को एक मैं हिंट दे देता हूँ कि अभी हाल ही में इसकी 3 कैपिटल करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसको गवर्नर जो है वहाँ के उन्होंने स्वीकार कर लिया है। चलो आप लोग अब ये बताओ कि यहाँ की जो 3 कैपिटल्स हैं वो कौन कौन सी है। मैं आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एलआईसी ने यस बैंक में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है, तो ये 4.23% की हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। बाकी देखो 4.23% की है, और पहले कितने की थी, तो देखो पहले ना 0.75% की थी, और अब इन्होंने 4.23% और खरीद लिया, यानी कि टोटल मिलाकर कितना हो गया 4.98% की, यानी कि अब यस बैंक में एलआईसी के 4.98% शेयर हो चुके हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो बात करें अगर एलआईसी की, तो एलआईसी का फाउंडेशन बहुत पुराना है, 1956 का है। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हेडक्वार्टर आप लोगों को मुंबई में देखने को मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। बाकी इसके जो इस समय चेयरमैन है वो है एम.आर. कुमार। ठीक है ना, एम.आर. कुमार। ठीक है, और देखो बात हुई है अगर हमारे येस बैंक की, तो येस बैंक के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। 2004 का इसका फाउंडेशन है, हेडक्वार्टर मुंबई में ही देखने को मिलेगा, और इसके जो हेड है वो है प्रशांत कुमार। ठीक है, और इसने हाल ही में अभी युवा पे डिजिटल वॉलेट भी लॉन्च किया था। डिजिटल वॉलेट आप लोग जानते क्या होता है, जैसे कि जिसमें आप पैसा स्टोर कर सकते हो, जैसे पेटीएम है ना, इस तरीके से ही इसने भी एक वॉलेट अपने बैंक के जितने भी मतलब कस्टमर्स हैं उनके लिए जारी किया था। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, हाल ही में शहरी क्षेत्र वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये छत्तीसगढ़ बन गया है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो क्या कर रही है, देखो छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो आदिवासी रहते हैं वहाँ पर वन में रहते हैं, ठीक है ना, एक अलग ही मतलब उनकी दुनिया होती है, उन लोगों को क्या हुआ है कि शहरों में रहने के लिए घर देने की जो योजना उन्होंने चलाई थी 2006 में, ये एक्ट पास किया गया था। उसके तहत अब जाकर उन्हें घर बनाने के लिए वन में जगह दे दी गई है, यानी कि वो अपने घर बना सकते हैं। ठीक है, काफी टाइम लग गया इस चीज को होने में, लेकिन अब फाइनली उनको जगह दे दी गई है जहाँ पर वो अपने घर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। बाकी देखो अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था, ठीक है ना, कल ही मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी कि जो छत्तीसगढ़ है वो वनवासियों को खुशहाल और एक स्वावलंबी जीवन देने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए, उनको सुविधाएं पहुंचाने के लिए एक योजना निकाल रहा है, जिसका नाम है इंदिरा वन मितान योजना। ठीक है ना, ये मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था, जिसके तहत होगा क्या कि जितने भी आदिवासी वगैरह लोग रहते हैं उन लोगों को बहुत सारी मतलब जो सुविधाएं हैं जो आम जनता को दी जाती है वो उनको भी दी जाएंगी, और उन्हें उनका हक दिलाया जाएगा कि ऐसा नहीं है कि कोई उनसे दुर्व्यवहार करे, उन्हें मारे, तो इस तरीके की गतिविधियां रोकी जाएंगी, और उनके भी सुरक्षा पर ध्यान रखा जाएगा। जैसे बाकी के लोगों की सुरक्षा की जाती है, वो भी एक राज्य का हिस्सा है, वो भी भारत देश के नागरिक हैं, तो उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। बाकी और देखो छत्तीसगढ़ के बारे में और भी चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को। तो देखो छत्तीसगढ़ में बन रहा है देश का पहला गार्बेज एक सेकेंड देश का पहला गार्बेज कैफे। ठीक है, और एक छत्तीसगढ़ ने ऐप लॉन्च किया था, रक्षा सर्व ऐप। ये किस लिए था, देखो जो क्वारंटाइन लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है कोरोना वायरस का, तो उन लोगों की सुरक्षा के लिए ये एक ऐप लॉन्च किया गया था कि वहाँ पर मतलब बहुत सारे ऐसे थे जिनको डिस्चार्ज करके घर भेज देता था, लेकिन फिर भी उनका इलाज पर नज़र रखी जाती थी डॉक्टर्स द्वारा, किस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, कहीं दोबारा तो कोरोना वायरस नहीं हो रहा। ये स्टार्टिंग के टाइम है जब कोरोना वायरस का इलाज धीरे धीरे शुरू हुआ था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़े टाइम में ठीक होने के बाद फिर से रोगियों को मतलब वो चीज़ परेशानी हो जाए, तो उस चीज़ के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। साथ ही साथ एक स्पंदन ऐप भी लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा ही। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। बाकी देखो यहाँ की कैपिटल के बारे में बात करें तो रायपुर है, सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उनके।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो मैप में भी बता दूं आप लोगों को, देखो मैप आप लोगों को बताओ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैप में आप लोगों को बताना चाहिए कि कौन सा जो हमारा राज्य है वो किस तरफ आता है। देखो छत्तीसगढ़ कहाँ आता है, छत्तीसगढ़ यहाँ आता है। उसके पड़ोसी देश कौन कौन, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, देखो उड़ीसा है, झारखंड है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, सॉरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी थोड़ी सी टच होती है, तेलंगाना भी है, महाराष्ट्र भी है, और आंध्र प्रदेश भी है थोड़ा सा, देखो आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, थोड़ा सा है। तो ये सारे सारे इसके पड़ोसी राज्य हैं। अब देखो एक चीज़ और है, ये एक लैंड लॉक्ड एरिया है, लैंड लॉक्ड राज्य है। लैंड लॉक्ड क्या होता है, जो हर तरफ से ना, मतलब जैसे मैं बात करूँ अगर हर तरफ से अगर वो ज़मीन से ही घिरा हुआ है, सपोज इधर इधर उड़ीसा है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर पटना है, इधर तेलंगाना है, इधर आंध्र प्रदेश है, तो कहीं पर भी पानी नहीं है। और अगर हम बात करें उड़ीसा के बारे में, तो देखो उड़ीसा के पास में पानी है, तो ये एक लैंड लॉक्ड एरिया नहीं है। तो कई बार आप लोगों से एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि क्या ये राज्य, मतलब कौन सा राज्य ऐसा है इनमें से जो ऑप्शंस होंगे कि लैंड लॉक्ड है। तो आप लोगों को इस तरीके से भी पता होना चाहिए कि मैप में कौन सा जो राज्य है वो कहाँ पर आता है। सपोज देखो अगर हम बात करें बाकी राज्यों में, उत्तर प्रदेश ये भी लैंड लॉक्ड है, मध्य प्रदेश ये भी लैंड लॉक्ड है, गुजरात ये लैंड लॉक्ड नहीं है, राजस्थान ये भी लैंड लॉक है, इधर पाकिस्तान और बाकी फिर इधर देश है, मतलब राज्य है हमारे। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा जो हमारा राज्य है वो लैंड लॉक्ड है और कौन सा राज्य लैंड लॉक नहीं है। हालांकि इसके आने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं कि आप लोगों से ऐसा सवाल पूछे, लेकिन फिर भी कई बार आ भी जाता है, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग हाई के लिए प्रिपेयर करिए, ताकि आप लोगों को अगर कभी लो भी पूछा जाए तो आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक है, वो किसने लिखी है, तो ये योगेंद्र यादव ने लिखी है। योगेंद्र यादव ने एक पुस्तक लिखी है, देखो ये है इन मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब इसी के नाम से ही पता चल रहा है ये डेमोक्रेसी के बारे में, ये भारत के लोकतंत्र के बारे में जानने के बारे में, मतलब उसके बारे में इतिहास को दर्शाता है। तो ये उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। देखो भारत का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी भारत में फैली हुई है, आपको कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र रहें, ठीक है। किसी भी आप लोगों को इस तरीके परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग घर से बाहर निकलेंगे तो शायद आप लोगों को पुलिस की मतलब लाठियां झेलनी पड़े, लेकिन फिर भी वो हमारे भले के लिए। और भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि आपको कुछ भी करने के लिए आपको स्वतंत्र रूप से अधिकार है, ठीक है। आप लोगों को कोई भी रोकने नहीं आएगा। तो इस तरीके की उसी के ऊपर देखो, उसी चीज़ को समझने के लिए मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो उसी के ऊपर एक किताब लिखी है योगेंद्र यादव ने। बाकी देखो अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो निरुपमा यादव, आज यादव बहुत सारे हैं, ठीक है ना। निरुपमा यादव, इन्होंने एक किताब लिखी थी विशेष कोड टू विन, ये एक लाइफ स्टोरी के ऊपर लिखी गई थी, जो हमारे इंडियन बास्केटबॉल टीम के कैप्टन है उनके ऊपर ये किताब लिखी गई थी कि किस तरीके से उन्होंने अपना नाम बनाया, पहचान बनाया, उनके जीवन में क्या क्या तकलीफें आई। क्योंकि भारत में आप लोगों को बताया कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट को पूजा जाता है, क्रिकेट को देखा जाता है, और वहाँ पर बास्केटबॉल जैसे खेल में जो भारत में मतलब कह नहीं सकते ज़्यादा रुचि है, तो वहाँ पर अपना नाम बनाना वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ के ऊपर एक किताब लिखी थी विशेष कोड टू विन, ये उन्हीं का नाम है, विशेष जो है हमारे इंडियन कैप्टन है बास्केटबॉल टीम के, ठीक है। बाकी देखो अगर हम बात करें यतीश यादव, ये भी यादव हैं, इन्होंने किताब लिखी थी रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्ट ऑपरेशंस, यानी कि भारत की जो रॉ एजेंसी है, जो खुफिया स्पाई एजेंसी है, उसने जो ऑपरेशंस किए हैं उसके बारे में इसमें बताया गया, किस तरीके से उनको परेशानियां आई, किस तरीके से उन लोगों को किस तरीके से योजनाएं बनाते हैं, तो उन सब के बारे में एक झलक बताई गई है, ताकि आम नागरिक को भी ये पता चले कि रॉ के जो एजेंट्स होते हैं उनको कितनी सारी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ये किताब लिखी है। बाकी देखो विजय कुमार चौधरी, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, इन्होंने किताब लिखी थी सियासत में सदस्यता, जो कि बिहार के लोकसभा वहाँ के जो स्पीकर हैं, वहाँ की जो असेंबली है उसके स्पीकर हैं ये। और इसको रिलीज किसने किया था, इनको नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको रिलीज किया था, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को देखो याद रहना चाहिए, आप लोग ऑप्शंस भी पता होना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को पता चलता रहे कि आखिरकार चल क्या रहा है, कौन सा सही है, अगर गलत है तो कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं वॉल्टर रोजर मार्टोस रूइज, ठीक है ना। तो ये पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत लंबा सा नाम है, ठीक है ना। आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। और अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अगर पेरू की यात्रा पर चले गए ना, और यहाँ पे ट्वीट भी कर दिया उन्होंने कि इनको बधाई भी दे दी, तो आप लोगों के लिए फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो आप लोग वैसे ही आप लोग एक रफली इस नाम को याद रखो। आप लोग से अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, हार्डली वैसे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी देखो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मार्टिन विजकारा, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, किसको सक्सीड किया है, तो पेड्रो एलोवो कैटेरियो
बेलिडियो, तो इनको रिप्लेस किया है। बड़ा ही अजीब अजीब से तो नाम है, पता नहीं क्या है, छोटे छोटे नाम नहीं रख सकते जैसे हमारे देश में होते हैं राम श्याम छोटू पिंटू चिंटू, छोटे रख ले तो यार अच्छा रहता, हम लोगों को भी पढ़ने में आसानी रहती। ठीक है ना, कुछ जोक्स अपार्ट। बाकी देखो अगर हम बात करें अगर यहाँ की कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल है लीमा, ठीक है ना, लीमा। एक सेकंड क्लियर लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, लीमा यहाँ की कैपिटल है। और करेंसी के बारे में बात करें तो परयुवियन सोल, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है कि हाल ही में भारत ने कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये 101 पर लगा दिया है। 101 मतलब डिफेंस की जो एक तरीके से कह सकते हो कि डिफेंस की जो आइटम्स है, कि जैसे अभी भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी ये भी अनाउंस किया था कि जो मशीन गन्स है वो भारत में बनाई जाएंगी, यानी कि भारत में उनकी फैक्ट्री भी लगाई जाएगी। कह सकते हो कि एक कई तरीके से फायदे वाली चीज़ है, एक आत्मनिर्भर भारत बनने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर भारत में ये बनेगी, भारत में अगर फैक्ट्रीज वो लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो भारत की इकोनॉमी में बूम भी होगा। और दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ ये अगर वो मतलब बहुत अच्छी रही तो और देशों को भी हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो जैसे बिजनेस भी बढ़ेगा और देशों के साथ, ठीक है ना। तो यानी कि एक चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये बंद कर दी गई हैं, और अब भारत में इस चीज़ के अवसर खुल जाएंगे कि भारत में ये चीज़ें बिल्ट होंगी तो फिर उस पर काम भी किया जाएगा, ठीक है ना। फंड भी आएगा, उस पर काम भी होगा, फैक्ट्रीज भी लगेंगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, तो हर चीज़ में बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो काफ़ी सोच विचार का ये फैसला लिया गया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि हाल ही में किस कंपनी ने D2C, यानी कि D2C क्या होता है, D2C होता है डोर टू कस्टमर, यानी कि घर आपके होम डिलीवरी एक तरीके से कह सकते हो इसे, ऑनलाइन स्टोर खोला है। तो ये खोला है LG ने। अब देखो LG जो है यानी कि लैब्स गुड, ठीक है ना, उसने एक कस्टमर्स की बढ़ती डिमांड पर एक ऑनलाइन स्टोर खोला है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, फ्लिपकार्ट का है, अमेजोन का है, जहाँ पर मतलब कई सारे ब्रांड्स की चीज़ें खरीदी जाती हैं, ठीक है ना, और बेची भी जाती हैं। तो ये है इसी तरीके से LG ने खोला है जहाँ पर अपने वो खुद के ब्रांड्स बेचेगा, ठीक है ना। कुछ मतलब सेलेक्टेड सिटीज़ में अभी स्टार्ट करेगा सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स के साथ, और धीरे धीरे करके इसे पूरे पैन इंडिया यानी कि पूरे भारत में खोला जाएगा, पूरे का मतलब पूरे भारत में इस चीज़ को एक्सेस कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी केवल सेलेक्टेड जो सिटीज़ होंगी वहीं पर डिलीवरी अवेलेबल होंगी। तो अगर आप एक्सेस भी कर पाएंगे तो वहाँ पर डिलीवरी नहीं ले पाएंगे। तो कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ में आप लोगों को सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर ही अभी डिलीवरी मिलेगी, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। और LG इस चीज़ में नया है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी किसने ये ऑनलाइन स्टोर खोला है, तो ये LG ने खोला है। और अब यहाँ से आप लोग प्रोडक्ट्स भी परचेज कर सकते हो। साथ साथ आप लोगों को बताया, देखो कोविड-19 चल रहा है, लोगों को भी डर लग रहा है बाहर जाने में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खरीदी करने नहीं जा रहे हैं, जिससे कि इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इसीलिए LG ने ये इनिशिएटिव उठाया है, इसीलिए ये ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है जहाँ पर आप लोग अपनी मनपसंद चीज़ खरीद सकते हो। साथ साथ आप लोगों को LG के ऊपर भरोसा भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पे भरोसा है तभी आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते होंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। अब मैं आप लोगों को कुछ ब्रेकिंग न्यूज बताता हूँ जो आप लोगों को एज बीइंग इंडियन सिटीजन पता होना चाहिए, क्योंकि आप भारत देश के नागरिक है तो देश और दुनिया में क्या चल रहा है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा शॉकिंग जो न्यूज है वो ये है कि मशहूर शायद राहत इंदौरी को हार्ट अटैक से निधन हो गया है, और जो मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस पर दुख भी जताया है। देखो मैंने आप लोगों को कल इस बारे में बताया था कि जो राहत इंदौरी साहब हैं उनका मतलब जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट करके बताया था कि मैं इस बीमारी को हरा दूंगा। और आज कल सुबह की भी अगर मैं बात करूं तो कल सुबह भी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं अपनी जो जानकारी है, मतलब अपनी जितनी भी मतलब बीमारी के बारे में जानकारी, मैं कैसी हालत है मेरी, वो सब की जानकारी मैं देता रहूंगा, एक मैं खबर देता रहूंगा। लेकिन खबर तो आई, लेकिन उनकी निधन की खबर आई, जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। मतलब उन्हें कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन उनका जो निधन हुआ है वो हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दुखद है, और देश में मतलब काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब जितने भी उनके चाहने वाले हैं बहुत ज़्यादा हैं चाहने वाले, तो वो सभी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, और हम भी ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि मोहम्मद ओल्ड बिलाल ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं कहाँ के, मॉरिटेनिया के। मॉरिटेनिया कंट्री है और वहाँ के ये अभी प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला है कि जो रेगुलर ट्रेन है उनकी सर्विसेज को अभी सस्पेंड रखा गया है
कि मतलब जो इंडियन रेलवे द्वारा कहा गया है, क्योंकि बहुत सारी अभी पैसेंजर जो ट्रेन है ना वो भी चल नहीं रही हैं। मतलब कुछ सेलेक्टेड ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन ज़्यादा दूरी की अगर हम बात करें तो लंबी ट्रेनों की बात करें या फिर रेगुलर ट्रेन की बात करें तो उन ट्रेनों को अभी चलाया नहीं गया। जैसे आप लोगों को पता था पहले, एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन जा रही है, और कई सारी ट्रेनें आप लोगों को हर जगह से देखने को मिल जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ दिल्ली से भोपाल के लिए, दिल्ली से मुंबई के लिए, तो बहुत सारी ट्रेनें देखने को मिल जाती थी। लेकिन अभी कुछ सेलेक्टेड ट्रेनें ही आ रही हैं जिसको चलाई गई हैं, लेकिन बाकी की जो ट्रेन हैं उनको चलाए जाने की बात हो रही थी। लेकिन अभी उस पर फैसला जो है इंडियन रेलवेज ने बना कर दिया कि अभी उन्हें सस्पेंड ही रखा जाएगा। ठीक है, अभी हालात अच्छे नहीं है। ओके, अब अगली न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत के जो प्रधान पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, उनकी तबीयत भी खराब है और उनके जो मैं बात करूँ ये आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती है और इनके ब्रेन सर्जरी भी हुई है, लेकिन अभी इनकी हालत में सुधार नहीं है और इन्हें अब वेंटिलेटर पर रखा गया है। और उम्मीद करते हैं देखो उनकी रिकवरी हो जाए, वो ठीक हो जाए और घर आ जाए। लेकिन अभी उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और डॉक्टरों का ये कहना है कि उनमें बिल्कुल भी सुधार नहीं दिख रहा, जो कि एक दुख की बात है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला है कि कोविड-19 महामारी के कारण जो लंका प्रीमियर लीग है वो स्थगित कर दी गई है और वो आईपीएल के बाद कराने की योजना है। देखो जैसे आईपीएल होता है ना, वैसे ही लंका प्रीमियर लीग भी होता है, एलपीएल। ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज में होता है, जैसे बीपीएल भी होता है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी होता है। ठीक है ना, तो कई सारी कंट्रीज में होता है, इसी तरह लंका प्रीमियर लीग है। अब ये आईपीएल के बाद कराने की योजना बनाई जा रही है ड्यू टू लॉकडाउन, सॉरी ड्यू टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि वहाँ की जो गतिविधियां हैं ना वो खेल की अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं और इसीलिए लंका प्रीमियर लीग को स्थगित कर दिया गया है। बाकी देखो आईपीएल के बारे में आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ। आईपीएल जो है इस बार यूएई में होने वाला है। ठीक है ना, इसके लिए इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने भी परमिशन दे दी है और खिलाड़ी जो है वो जाना भी शुरू हो जाएंगे अभी। ठीक है ना, तो और जो सितंबर में ये शुरू होने वाला है। और एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसका जो स्पॉन्सर है वो वीवो जो स्पॉन्सर था, चाइनीज कंपनी थी, वो हट गया है, यानी कि उसे हटा दिया गया है। और अब जो नया स्पॉन्सर है उसकी 18 अगस्त को उस चीज़ की घोषणा की जाएगी कि इसको जो नया स्पॉन्सर बनेगा वो कौन बनेगा और वो कितने टाइम के लिए बनेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला है कि जो दुनिया की टॉप 100 कंपनीज है ना उसमें रिलायंस इंडस्ट्री शामिल हो गई है और रिलायंस इंडस्ट्री धीरे धीरे करके ऊपर ग्रो करती जा रही है। अभी ये करंटली 96 नंबर पर पहुंच गई है। ठीक है ना, और इनकी बिजनेस करने के मामले में और दुनिया की 100 कंपनियों में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला है कि जो पीसी और कंसोल गेमिंग है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं ड्यू टू कोरोना वायरस यानी कोविड-19। जब से लॉकडाउन वगैरह लगा है बहुत सारे लोग घरों से बाहर नहीं खेल पा रहे हैं, तो उन्होंने पीसी और पीसी पर गेम्स खेलना, कंसोल पर गेम्स खेलना शुरू कर दिया है। पबजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। ठीक है ना, पबजी आप में से बहुत सारे खेलते होंगे, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके आप में से कितने सारे लोग खेलते हो। ठीक है, तो पबजी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और भी कई सारे गेम्स हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी है, फ्री फायर है, ये भी बहुत सारे लोग खेलते हैं। और पीसी के और भी गेम्स हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आदमी इस समय कंप्यूटर का हैबिट में आ चुका है, उसके गेम्स खेलने के हैबिट में आ चुका है। क्योंकि इस समय ना तो स्कूल खोल रहे हैं ना कॉलेजेस खोल रहे हैं, तो बच्चों को करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो गेम्स वगैरह खेलकर ही ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं है, आप लोगों को घर में थोड़ी बहुत एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए आप लोगों के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। तो ये था आज का देखो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और ये आप लोगों को जो भी, मतलब आप लोगों को अगर प्रिपरेशन में अच्छा लगता हो ना तो देखो लाइक ज़रूर कर दिया करो। नीचे लाइक का बटन आप लोग भूल जाते हो, लाइक नहीं करते हो। और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई कर सकें, तैयारी कर सकें। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को ताकि आप लोग कोई भी अपडेट मिस ना कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।